Hi friends, good morning to all of you. Once again, welcome to my YouTube channel Happy M Education Center. आज हम लोग एक बार फिर से ज्योग्राफी का टॉपिक जो आज होगा मानसून, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब टॉपिक होने वाला है। आज मानसून में हम लोग सीखेंगे कि भारत में जो वर्षा होती है किस डायरेक्शन से वर्षा होती है या फिर किस राज्य में ज़्यादा वर्षा होती है, अंत में कहाँ होती है, कितने प्रकार के भारत में वर्षा जो है आती है, वो सारी चीज़ों का डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वर्षा आखिर कहीं मासिनराम में होती है तो क्यों ज़्यादा होती है, ये सारे क्वेश्चन का आपका जो है उत्तर आपको इस वीडियो में आज मिल जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का चैप्टर है मानसून। मानसून इसके बारे में हम लोग सबसे पहले कुछ डिटेल्स देखेंगे। सॉरी, इसके बाद हम लोग ये एक अरबी भाषा का शब्द है। इस चीज को सबसे पहले हम लोग जानेंगे। मानसून शब्द जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किसे कहते हैं इस चीज को भी जानना जरूरी है। तो मानसून सिंपल वे में कहे तो दिशा बदलने वाली पवन को, दिशा बदलने वाली पवन को, दिशा बदलने वाली पवन को मानसून कहते हैं। सिंपल वे में हम इसको कह सकते हैं। अब इसके बारे में सीखेंगे। हिप्पालस जो भूगोल के वैज्ञानिक है, उसने सबसे पहले इसके बारे में बताया। मानसून शब्द के बारे में सबसे पहले हिप्पालस ने बताने का काम किया। सबसे पहले हिप्पालस ने बताया, लेकिन अल मसूदी ने इसको क्या किया, किताब में वर्णन कर दिया। इसको ज़्यादा डिटेल्स जो है अल मसूदी ने नामक भूगोल वैज्ञानिक ने इसको क्लियर किया। किताब में इसका किताब में जो है इसका वर्णन करने का काम किया अल मसूदी। फिर देखते हैं कि ये हिप्पालस जिसने सबसे पहले बताया, पहले छूट गया था, पहले लिख रहे थे, सबसे पहले बताया इस मानसून के बारे में, जबकि बाद में अल-मुसीदी ने इसे किताब में वर्णन कर दिया। अब इसमें हम लोग कुछ और बेसिक कंसेप्ट है जिसको पहले अभी सीख लेंगे ताकि आगे जाके हमको इसमें प्रॉब्लम ना हो। इसमें क्या देखना है कि मानसून एक प्रकार से हम इसको बादल मान सकते हैं। दूसरी भाषा कहें तो मानसून एक बादल ही है, और ये जो है दो प्रकार का हो सकता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बादल है बट उसमें बारिश नहीं होता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बिना वर्षा, और जबकि कभी किसी बादल में काफ़ी बारिश हो जाता है। तो इसलिए हम मानसून को दूसरी भाषा में ये कहते बादल। हालांकि इनका परिभाषा जो आप देख सकते हैं, दिशा बदलने वाली पवन को हम लोग, हवा या पवन को क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। तो मानसून यानी बादल यहाँ पे दो प्रकार के, जो बिना बारिश, जिसमें बहुत कम बारिश या नहीं के बराबर बारिश होता है, जबकि वर्षा जिसमें बारिश होता है पानी गिरता है, हम उसको बोलेंगे। अब क्या है, हेरल नाम के वैज्ञानिक ने, फेरल के अनुसार, फेरल भूगोल के जो वैज्ञानिक ये इसने बताया था कि जो उत्तरी गोलार्ध, इसको हम फिगर पे क्लियर करेंगे, जो उत्तरी गोलार्ध की हवाएं हैं वो अपने दाएं ओर मुड़ती है। उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं वो दाएं ओर मुड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की जो हवाएं, ये अकॉर्डिंग टू फेरल जो वैज्ञानिक है, इसने दो चीज बताया कि दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं जो है वो बाएं और जबकि ये दाएं। तो इसमें हम लोग इस तरह से मैप के थ्रू से देख सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं, जैसे ये आपका अर्थ है, ये आपका विषुवत रेखा है, इक्वेटर। तो अब इस तरह से समझ सकते हैं इस मैप के थ्रू से कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो हवा होगा, पवन होगा, वो अपने राइट डायरेक्शन में मुड़ेगी, जबकि जो
साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध की जो हवा वो अपने राइट ओर बढ़ेगी, ये अपने राइट और ये अपनी लेफ्ट ओर। इस चीज को याद रखना है। दूसरी बात, इसको फिगर के माध्यम से यहाँ भी देखेंगे हम लोग। ये आपका हो गया अर्थ का पिक्चर, छोटा सा प्लेस में बना है। ये जो है ये मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। तो हमको पता है कि भारत राज्य जो है, हमारे भारत जो है वो छोटा सा पिक्चर, यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है। तो हमको पता है अच्छी तरह से कि कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे आप सीरियली देखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले गुजरात राजस्थान, फिर गुजरात राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम, इन राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा पार होती है। तो और एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मानसून भारत में आता है। तो यहाँ पे जैसे आप इस चीज को पता होगा भली भांति कि ये जो है विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और उसके बाद जो है ये इसमें हमको और एक चीज पता ये होना चाहिए कि जो सन जो है वो 21 जून को कर्क रेखा में रहता है, जबकि विषुवत रेखा में सितंबर के महीना में और फिर दिसंबर में मकर रेखा में। ये सूरज बना दे ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये कंसेप्ट है, फिर हम लोग इसको ढंग से आगे सीखेंगे। ये आपको समझ, ये मंथ होगा या दिसंबर। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो है 21 जून को भारत के मध्य पे रहता है, यानी उस समय भारत में काफी ज्यादा गर्मी हो। तो कर्क रेखा जो है 21 जून को भारत के मध्य में रहता है, यानी इस समय भारत में काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। तो जिसके चलते क्या होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलेंडर लाइन खींच देते हैं। 21 मई, यानी सिर्फ 21 मई नहीं, जैसे जैसे मई महीने नजदीक आता है सूरज जो कर्क रेखा पे जैसे ही आ जाता है, तो उस ड्यूरेशन में यहाँ पे जो है भारत में काफी ज्यादा गर्मी का हम लोग फील कर पाते हैं। इसके चलते क्या होता है, और एक मैप इसमें देखिए, ये जो मैप है साउदर्न दक्षिणी भाग वाला जो मैप बना है, ये आपका अरब सागर, और इधर हम लोग को पता है बंगाल की खाड़ी। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि गर्म अधिक होने के कारण, सिंपल सा वे में बोले तो ये जो जल है तेजी से वाष्प में बदलता है और जाके बादल का निर्माण करता है। साथ ही साथ वाष्प के साथ इसमें जो यहाँ पे जो हवा है, जिसको हम लू बोलते हैं झारखंड में, बिहार में, तो ये इसके चलते क्या होता है कि गर्म हवा भी जो है ऊपर उड़ जाता है, यानी वाष्प तथा यहाँ की जो पवने हवा जो है वो भी उस समय ऊपर उड़ जाता है, जिसके चलते हम लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक प्रकार से कहे तो सांस लेने भर का हवा जो यहाँ पे हम लोग का उपलब्ध रहता है, जिसके चलते हम लोग काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील करते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए कि 21 जून को जो है कर्क रेखा के मध्य सूरज रहने के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ गर्म रहता है भारत का एटमोस्फेयर एक प्रकार से। सिर्फ 21 जून या स्पेशल नहीं, जैसे जैसे जून के नज़दीक जाते हैं, फिर जून से जब धीरे धीरे नीचे आता है, इस ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है गर्मी के चलते जो है वाष्प जो काफ़ी तेजी से बनने का काम होता है, साथ ही हवा भी जो गर्म होके ऊपर उड़ जाता है। तो हम लोग यहाँ गर्मी के चलते मतलब हवा की कमी महसूस करते हैं। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कहा जाए इसकी टब एक मान लीजिए, टब में अगर पानी है तो इस पानी को हम लोग बीच से एक लोटा या एक बाल्टी उठा लेते हैं, तो क्या देखते हैं कि तेजी से सब तरफ का पानी जो है
बीच में आ जाता है। तो जस्ट लाइक इंसिडेंस यहाँ भी होता है कि और एक मैप देखते हैं, क्योंकि ये बिना मैप हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि ये क्या है आपका विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, भारत यहाँ पे स्थित है। ये थोड़ा नीचे हो, तो जिसके चलते होता क्या है कि थोड़ा मैप गलत यहाँ पे बन रहा है, जगह की कमी के कारण, जिसके चलते क्या होता है यहाँ इस जगह पे, यानी हम अरब सागर की जगह बात करें, यहाँ की सारी हवा जो है क्या होता है ऊपर उड़ जाता है, जिसके चलते यहाँ पे इस इलाके में दोनों जगह पे सिर्फ यही नहीं, ये पूरा लाइन जहाँ भी कर्क रेखा के नज़दीक जितना भी है, ये सारी जगह पे क्या होता है हवा की कमी हो जाती है। और इस हवा को भरपाई करने के लिए दक्षिणी गोलार्ध से हवा इसके जगह पे आने का काम करती है। जिस प्रकार सभी एग्जाम्पल बोले कि टब में जैसे हम लोग पानी जैसे निकालते हैं चारों ओर से पानी उस जगह पे आने लगता है। तो सेम लाइक इंसिडेंस यहाँ होता है कि जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी है, ये यहाँ की हवा जो है पहले ही गर्मी के चलते ऊपर उड़ चुका है, और इस हवा जो उड़ चुका है, यहाँ पे जो हवा की कमी है, इसको भरपाई करने के लिए दक्षिणी गोलार्ध से हवा यहाँ पे आता है। तो यहाँ हम और एक चीज बताएं कि फेरल के अनुसार इसी जगह पे बना देते हैं। फेरल के अनुसार कि हवा जो है इस डायरेक्शन से न जाके वो क्या करता है राइट मुड़ जाता है, क्योंकि फेरल ने ये चीज बताया था, फेरल के अनुसार कि उत्तरी गोलार्ध से, अब इधर जैसे ये जो दक्षिणी गोलार्ध से हवा जा रहा है, ये इक्वेटर के बाद वो कहाँ चल जा रहा है, इक्वेटर के बाद आपके पास मतलब दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जा रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध जैसे ही पहुंचता है तो हम यह देख पा रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं होती है वो दाएं मुड़ जाती है। तो क्या होगा, यहाँ हवा ना जाके राइट मुड़ जाती है। तो राइट मुड़ जाएगी तो हमको पता है, इसमें हमको तट थोड़ा याद रखना है कि जो केरल का तट है उसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। फिर उसी तरह ऊपर देखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्नड़ तट या तो केनारी तट बोलते हैं, यानी वो कर्नाटक में पड़ता है। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो फिर उसमें देखेंगे कोंकण तट, या तो फिर हम उसको सह्याद्री तट कह सकते हैं। और ऊपर जाएंगे तो काठियावाड़ तट जो गुजरात इलाका में पड़ता है। तो अब इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो हवा है वो मालाबार तट से टकराएगी। और एक चीज यहाँ पे हम लिखे नहीं थे, इसको आपको जानना जरूरी है कि वर्षा होने के लिए उसको टकराना जरूरी है। किससे टकराएगा, कंडीशन देखिए, या तो बादल से टकराएगा, बादल से टकराएगा, या फिर बादल और पर्वत टकराएगा। तो अगर बादल टकराता है तो कम वर्षा होगी, अगर बादल से टकराता है तो कम वर्षा होगा, जबकि बादल और पर्वत अगर टकराएगा तो भारी वर्षा होगा, यानी अधिक वर्षा होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, तब यहाँ पे आप समझ पाएंगे। फिर और एक चीज यहाँ पे और एक चीज मिसिंग था, उसको भी देख लीजिए। जैसे कि ये कोई पर्वत है, तो पर्वत है और ये मान के चलिए ये इधर से हवा बह रहा है, तो इसमें ये पवन जो है, तो इसका नियम ये है कि जिस डायरेक्शन में पर्वत के जिस डायरेक्शन से हवा बह रहा है उसके उसी दिशा में जो है अधिक बारिश होता है, यानी यूँ कहें तो 80% मान के चलिए वर्षा इस साइड हो जाता है, जबकि इधर 20%। तो हम लोग इसको वृष्टि छाया बोलते हैं। वृष्टि छाया तो मतलब इधर पानी गिरता है बट बहुत कम मात्रा में, और इधर भारी वर्षा हो जाता है। तो ये हवा जैसे इस पर्वत से टकराएगा तो मोड़ने के बाद क्या हो जाता है, मोड़ने के बाद वो इधर जो बादल बने हुए हैं उस बादल को टकरा कर बारिश करवा देता है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे आगे। जैसे कि फिर से हम देखते हैं कि मानसून एक जो है अरबी भाषा है, और मानसून कहते हैं किसे हैं, दिशा बदलने वाली हवा या पवन को मानसून कहते हैं। हिप्पालस ने पहली बार इसके बारे में बताया था। अल-मुसद्दी जो है वो किताब में इस चीज को वर्णन करके बताया। मानसून
जैसे कि बिना वर्षा, और वर्षा करने का मतलब है कि जब बादल में बारिश की मात्रा बहुत कम रहती है तो वो उड़ जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ बिना बादल कर रहे हैं, बिना वर्षा कर रहे हैं। फेरल जो भूगोल वैज्ञानिक उसके अनुसार है कि उत्तरी गोलार्ध की जो भी हवाएं हैं वो दाएं मुड़ जाती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं जो बाएं मुड़ जाती है। फिर क्या बोले कि इनका कहना है, उसी चीज़ को हमें पिक्चर में दिखाएं कि ये जो इक्वेटर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो राइट डायरेक्शन में टर्न कर जाती है वहाँ की हवाएं, जबकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में। फिर क्या है कि ये जो अर्थ है ये विषुवत रेखा के, हम लोग को पता है कि भारत राज्य जो है, भारत जो देश है वो कर्क रेखा जो उससे बीचों बीच से गुजरती है, यानी मध्य से गुजरती है। जैसे कि नाम मैंने बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। गुजरात हो गया सबसे पहले, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर ये भी आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा, फिर उसके बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये हम लोग एक याद करने का, यानी कि जैसे इसका बहुत सारा ट्रिक है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। फिर क्या देखें कि सन जो है 21 जून को कर्क रेखा में होती है, फिर सितंबर में आ जाता है कहाँ पे आपका विषुवत रेखा में, फिर ये सन जो है दिसंबर में आ जाता है मकर रेखा में। तो हम लोग को अभी प्रॉपर कंसंट्रेट इस जगह पे करना है हम लोग का। यहाँ बारिश कैसे होता है, ये चैप्टर मेरा मानसून का है, तो मानसून सीखेंगे, क्यों मानसून, बारिश कहाँ भारत में पहली बार होता है, क्यों होता है। फिर ये क्या देखेंगे कि यहाँ की जो हवा है वो क्या होता है, गर्म होके ऊपर उड़ जाता है, और साथ ही साथ पानी जो है भाप बन के, यानी वाष्प बन के वो भी जाके बादल का निर्माण कर देते हैं। वर्षा के लिए हम लोग लिखे हैं टकराना जरूरी है, वो हो या तो बादल से टकरा सकता है तो बारिश कम होगा, जबकि बादल और पर्वत टकराएगा तो भारी वर्षा होगा। यहाँ पर डायरेक्शन आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पहले बताया था कि फेरल के अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध में हम लोग का भारत देश जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध से जो भी हवा है ऊपर तरफ जाएगी वो राइट मुड़ जाएगी अकॉर्डिंग टू फेरल। फेरल ने ये पहले इस चीज़ को हम लोग समझ लिए, तो उस चीज़ को देख पा रहे हैं। और ये जो मुड़ने के बाद ये मालाबार तट जो केरल के मतलब केरल के तट को, समुद्री तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, तो ये मालाबार तट से टकराती है। फिर क्या होता है कि ये चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ की जो हवाएं उड़ जाती है गर्म होने के चलते, उसको भरपाई करने के लिए कहाँ से हवा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं। तो ये चीज़ यहाँ तक समझ लिए होंगे। और एक चीज़ इसमें कि हवा जो है पर्वत से टकराएगी, तो जिस पर्वत की जिस डायरेक्शन में टकराएगी उधर भारी बारिश होगा, ज़्यादा बारिश होगा, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही कम मात्रा में बारिश होगी, उसको हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र कहेंगे, वृष्टि छाया चीज को आप देख सकते हैं, बहुत ही 20% एवरेज मान सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बारिश कैसे होता है, कहाँ होता है, इस चीज़ को सीखेंगे। तो थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ फिर से एक बार, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चलिए अब देखते हैं यहाँ पे और एक चीज जरूरी चीज है कि इसको सीखने के लिए हमको सबसे पहले जो है ना कि भारत के किस राज्य में कौन सा पर्वत है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ, तो सबसे पहले यहाँ आप देखिएगा कि ये आपको काराकोरम मिलेगा यहाँ, फिर उसके नीचे आपको लद्दाख मिलेगा, फिर उसके नीचे आपको जास्कर मिलेगा, उसके नीचे आपको पीर पंजाल मिलेगा, यहाँ पे आपको धौलावीरा मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश में, उसके नीचे आइएगा तो दिल्ली में आपको रायसीना मिलेगा, फिर इधर आइएगा तो आपको अरावली मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, फिर इधर देखते हैं तो यहाँ पे हमको अजंता पर्वत मिलेगा, फिर यहाँ गिर देखते हैं तो गिर पर्वत गुजरात में हो गया, ये थोड़ा सा मैप गलत हो रहा है। उसके बाद इधर से देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट है, इसकी मुख्य जो चोटी है इसको महाबलेश्वरम बोलते हैं। फिर यहाँ देखेंगे तो ये कार्डेमम की पहाड़ी है, ऊपर देखेंगे तो यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ी, यहाँ देखेंगे तो यहाँ नीलगिरी की पर्वत है, इसके चोटी को हम लोग बोलते हैं अन्नामलाई चोटी को बोलते हैं अन्नामुड़ी बोलते हैं, इसको दोदाबेटा बोलते हैं। इधर आपका पूर्वी घाट हो गया, पूर्वी घाट इस तरह से, जबकि पश्चिमी घाट एक साथ। फिर यहाँ से जैसे जैसे हम लोग ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा करते हैं हम लोग, मैं आपको बड़ा बनाते हैं, इसमें दिक्कत हो रहा है
इसके बाद आपको इसी तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। फिर से चलिए मैं बनाते लेता हूँ। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इस पर उम्मीद करते हैं थोड़ा अच्छा बना है। तो यहाँ देखेंगे, इस हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कश्मीर में जो है 4 पर्वत है, मेनली जो 4 पर्वत है, काराकोरम जिस पर K2 स्थित है, उसके बाद है आपका लद्दाख, उसके बाद है आपका जास्कर, फिर पीर पंजाब। ये नाम आप लिख लेंगे। यहाँ पे है, उसके नीचे हम लोग राजस्थान में, सॉरी हिमाचल प्रदेश मिलेगा, वहाँ धौलावीरा पर्वत है। फिर उधर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अरावली है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ गिर है। यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश के यहाँ देखेंगे तो यहाँ विंध्याचल है। इधर नीचे देखेंगे तो यहाँ सतपुड़ा है। इधर देखेंगे तो इधर मैकाल है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस जगह पे अजंता मिलेगा। फिर इधर यहाँ से देखें तो ये बड़ा सा पर्वत जो है पश्चिमी घाट पर्वत है, काफी लंबा है। फिर इस डायरेक्शन में देखें तो ये पूर्वी घाट पर्वत है। ये हालांकि उस तरह से नहीं, 3 टुकड़ों में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्डेमम, इसी को हम लोग इलायची की पर्वत भी बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे तो अन्नामलाई, उसके बाद देखेंगे तो नीलगिरी। तो इस तरह करके ये पर्वत जो है यहाँ पे मिल जाता है। चलिए ये पर्वत और आगे देखते हैं। झारखंड की बात करें तो इधर रामगढ़ की पहाड़ी होगी, इधर देखेंगे तो इधर राजमहल की पहाड़ी होगी, यहाँ देखेंगे तो ये कंचनजंगा होगी, यहाँ देखेंगे, यहाँ ऐसे बहुत सारा पर्वत है, बट मेनली हम लोग को कंसंट्रेट करना है जिसके चलते यहाँ बारिश होता है। ऐसे यहाँ डाफला है, पटकोई है, मिसिर है, उसके बाद और भी जो है मेनली पर्वत है जिसको हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। इधर नागालैंड की बात करें तो यहाँ नागो पर्वत है। मिजोरम में बात करें तो मिजो पर्वत है। यहाँ मेन पर्वत आपका यहाँ पे जो है गारो, खांसी और जंतिया। इस मिकिर पर्वत के बारे में यहाँ देखेंगे, ये मिकिर पर्वत है, ये अरुणाचल प्रदेश में से और भी है डाफला, तो उसके बारे में नहीं देखते। तो ये आपका हो गया भारत में पहाड़, और इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। मतलब इसको हम लोग अगर मानसून को समझना है तो पर्वत का जानना बहुत ही जरूरी है। फिर से मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। ये आपका काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाब, फिर धौलावीरा, ये तीनों जो आपका कश्मीर में है। ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये अरावली जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है, इसका जो इसका मुख्य चोटी है, पीक है, उसको हम लोग गुरु शेखर के नाम से जानते हैं, गुरु शिखर के नाम से। ये राजस्थान में, गिर पर्वत गुजरात में है। उसके बाद यहाँ पे अजंता की पहाड़ जो महाराष्ट्र में है। ये पश्चिमी घाट, ये आपका हो गया विंध्याचल, ये हो गया मैकाल, ये हो गया आपका सतपुड़ा। फिर नीचे बात करें तो ये कार्डेमम जो केरल में है, ये कर्नाटक के दोनों स्थित में है, जैसे कि अन्नामलाई हो गया, ये नीलगिरी हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। झारखंड की बात करें तो रामगढ़ की पहाड़ी, ये राजमहल की पहाड़ी, ये जो साहिबगंज जिला में है। ये कंचनजंगा जो भारत का सबसे अभी वर्तमान में पीओके के एरिया को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सबसे ऊंच चोटियों में से एक है कंचनजंगा। कंचनजंगा के जो पहाड़ है, ये आपका मिकिर हो गया जो अरुणाचल प्रदेश में, ये नागो पर्वत है, ये नागालैंड में, मिजो पर्वत है जो मिजोरम में, और यहाँ पे गारो, खांसी, जंतेई मेघालय में। तो जैसे कि हम लोग अभी इरेज कर दिए हैं, उम्मीद करते हैं जिनको जरूरत है आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब आगे देखते हैं। तुमको पता है ये एरिया जो है अरब सागर है, ये अरब सागर है, जबकि इधर बंगाल की खाड़ी। तो हम पानी को ड्रॉप दिखा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया कि जो हवा ऊपर की ओर उड़ रही है और फेरल के अकॉर्डिंग ये हवा जो है अपने राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। कारण ये है कि जैसे फेरल ने बताया था कि जो भी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में बहती है वो अपने राइट में मुड़ लेती है। तो इस जगह पे क्या होता है कि हवाएं जो है 2 छोर में विभाजित होती हैं, कह सकते हैं तो 2 शाखा में। तो 2 शाखा में, जैसे ऐसा नहीं कि हवा इतने में आता है इधर भी आएगा, तो ये डायरेक्शन में हवा जो है यानी दो शाखा में बट गया है। 2 शाखा क्या क्या है नाम लिख देते हैं। 2 शाखा यहाँ पे, जैसे कि एक अरब सागरीय शाखा, और इधर होगी बंगाल की खाड़ी।
बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, ये इस डायरेक्शन में जाएगी। तो हम लोग इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जैसे हम लोग अभी पहले लिखे थे कि जरूरी क्या है कि बादल को आपको पर्वत से टकराना जरूरी है भारी बारिश के लिए। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ की जो हवाएं हैं मुड़ गई, और गर्मी के दिन में क्या है, जो तेजी से वाष्प बन के वो बादल का ऑलरेडी वहाँ पे फॉर्मेशन किया हुआ है, और हवा क्या करती है, इसको मोड़ देती राइट को, जिस ओर से यहाँ पे अन्नामलैनी, कार्डेमम या इलायची की पर्वत से टकरा कर केरल में भारी बारिश करवा देती है। तो इससे हम लोग को एक ये याद हो गया, याद रखना है कि भारत में जो पहली बार वर्षा होती है, मानसून आती है पहली बार, फर्स्ट टाइम, वो कहाँ आती है, केरल में। तो केरल में मेनली जून में, क्यों कहे तो जून के फर्स्ट वीक ऑफ जून लिख देते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जून, ये अक्सर केरल में ये चीज देखा जाता है, जून के पहले सप्ताह में पाया जाता है। बट कभी कभार प्री मानसून बोल सकते हैं, अगर पहले आ गए, कुछ भी चीज होता है जो ऐसा नहीं है कि कुछ लिखा हुआ है तो वही सही है, बिकॉज ये नेचुरल फेनोमेनन है, ये आगे भी हो सकता है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम ये हम लोग देखते हैं बुक में भी, और ये चीज होता है। अब आगे देखते हैं। तो भारत का पहला राज्य जहाँ पे मानसून आता है पहली बार, वो केरल है। किस तट पे आता है, उसका नाम आप लिख सकते हैं मालाबार तट। मालाबार केरल के समुद्री तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। उसके बाद सेकंड के हम लोग का तैयार हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन देखिए यहाँ पे, जैसे कि हमको पता है ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यहाँ सेंटर मान के, तो ये जो हवा आ रही है, दिशा जो है हवा का, वो क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा, इधर हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो है ये हमारे इस दिशा से, यानी मानसून कराने में जो हम योगदान रहा मतलब है, उसमें कौन दिशा से, साउथ वेस्ट। ये क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में वर्षा जो होती है किस दिशा के कारण होती है, तो साउथ वेस्ट के कारण। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये बारिश, हम पहले बताएं कि बारिश जिस पर्वत से सीधा टकराए उस डायरेक्शन में ज़्यादा बारिश होगा, बट उसके अपोजिट में कम होता है। तो बारिश इस तरह से, केरल में सबसे पहले मानसून आएगा, भारी वर्षा होता है। भारी वर्षा के चलते यहाँ पे और एक चीज हम लोग याद रख सकते हैं, केरल में जो है लेटेराइट मिट्टी जो मसालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी उपज के लिए माना जाता है। यहाँ हालांकि इलायची, नारियल, ये सारे की जो है ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे उपजाया जाता है। तो ये लेटेराइट मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेटेराइट मिट्टी जो एक लीचिंग प्रोसेस के थ्रू से होता है। लीचिंग प्रोसेस करने का सेंस है कि लीचिंग प्रोसेस हम लोग उसको बोलते हैं कि जब लगातार बारिश के चलते, क्योंकि यहाँ पहली बार होता है, भारी बारिश होता है। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ये कुछ गमला है जिसका ये ई वाला अंश और यहाँ पे कुछ अंश, तो सपोज दैट इतना दूर में अभी मिट्टी है। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि ये फिश वाले को हम बना रहे हैं इसको, ये जो है गमला, यहाँ क्या होता है, केरल में भारी बारिश होता है, जिसके चलते अगर इस तरह देखेंगे तो नीचे वाला हिस्सा होता है पत्थर, ऊपर होता है मिट्टी। लेकिन ये क्या होता है, ज़्यादा बारिश के चलते उल्टा हो जाता है, मिट्टी नीचे चल जाता है, पत्थर ऊपर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। अब धीरे धीरे हवा क्या होता है, इस डायरेक्शन में पहले यहाँ पे इलायची की पहाड़ी बोले या फिर कार्डेमम की पहाड़ी, यहाँ से टकराने के बाद इधर बारिश होता है। आगे जाके अन्नामलाई की पहाड़ी, यहाँ पे टकरा के इस डायरेक्शन में ज़्यादा बारिश, इसमें कम बारिश। फिर आगे जाके नीलगिरी की पर्वत, यहाँ से टकरा के फिर इस हिस्सा में बारिश होता है। इसी तरह आगे ऊपर जाते जाते ये पहाड़ का नाम है पश्चिमी घाट, यहाँ पे टकरा के फिर बारिश होता है। इस जगह में आके हवा जो है
तीन डायरेक्शन मुड़ जाती है, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इससे टकराती है। इससे टकराने के चलते ये अजंता का पहाड़ है, यहाँ पे आके बारिश इस इलाका में कर देती है, फिर यहाँ से ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। इस पर्वत का नाम है विंध्याचल की पर्वत। यहाँ पहाड़, यहाँ पहले बारिश कराएगी, यहाँ से टकराने के बाद मैकाल पर्वत से टकराएगी, यहाँ फिर बारिश होगा और फिर उसके बाद सतपुड़ा, यानी मध्य प्रदेश का इस वाला इलाका में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ये आपका गिर पर्वत है, यहाँ पे टकरा के इस इलाका में गुजरात का बारिश होता है, लेकिन इधर कम होता है, इसलिए हम लोग इसको कच्छ का रण कहते हैं। आगे जो है बारिश इस डायरेक्शन में, ये अरावली पर्वत है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत। इसका जो उच्च शिखर है उसका नाम है माउंट आबू या तो गुरु शिखर बोल सकते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, ये जो मध्य प्रदेश वाला जगह है, यहाँ नर्मदा नदी, ये मैकाल पर्वत का जो मुख्य चोटी है, ऊंची चोटी है, उसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। इस नदी को भूगोल के नेता ने दबंग नदी नाम दिया गया। कारण यह है कि ये वर्षा के समय काफ़ी उफान पे रहती है और ये एकमात्र नदी नहीं है, ये जो पश्चिम डायरेक्शन में बहती है। भारत में मोस्टली रिवर्स जो है पश्चिम टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट में होती है, बट नर्मदा एक हो गया, लूनी नदी हो गया, ताप्ती नदी, ये नदी जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रकार से बहती है। तो ये भी आपको याद रखना है। दबंग नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बरसात के समय ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस जगह में काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, जिसके चलते ये नदी अपना विकराल रूप ले लेती है, इसलिए इसका नाम दबंग रखा गया है। साथ ही साथ इसको चंचल नदी भी बोलते हैं। चंचल नदी इसलिए बोलते हैं, चंचल और रेवा ये नाम साधुओं ने दिया था, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, साधु लोग जो है इस नदी से बहा जाते थे, काफ़ी तेज बारिश आने के चलते, बाढ़ आने के चलते बहा के बहुत साधु जो है मर जाते थे, जिसके चलते इनको चंचल का उपाधि दिया गया। तो ये दो काम हो गया, दो प्रश्न यहाँ से याद रहेगा। आगे क्या देखते हैं, ये राजस्थान इलाके में बारिश नहीं होने का मेन रीज़न है कि ये पहाड़ अरावली पर्वत जो है इस हवा के पैरेलल हो जाता है। पैरेलल हम लोग को पता है, बादल तभी, मतलब वर्षा तभी होगा जब बादल और पर्वत टकराए, यहाँ पे टकराता नहीं है, जिसके चलते बारिश बहुत ही कम मात्रा में राजस्थान में बारिश होता है। अब इसके बाद ये चल जाएगा आपका रायसीना, ये दिल्ली का पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ है, यहाँ पे हम लोग का राष्ट्रपति भवन है। यहाँ पे टकरा के क्या होता है कि ये बादल, मतलब एक प्रकार से हवा का जो स्पीड है वो घट जाता है और इस जगह पे ये इसी जगह पे उस समय रहता है। अब हम लोग अरब सागरी शाखा की बात, बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे होते हुए मेघालय पहुंच जाती है। और मेघालय में आपका 3 मुख्य पर्वत पहाड़ है, एक का नाम है गारो, इसका नाम है गारो, खांसी और जंतिया। यहाँ पे देखिए क्यों बारिश ज़्यादा होता है, जैसे हम लोग जिक्के में याद रखते हैं मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम, बट होता क्यों है इसका रीजन देखेंगे तो इस डायरेक्शन से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा जब इधर आती है तो सबसे पहले ये गारो, ये खांसी और ये जंतिया, तो सबसे पहले जंतिया में टकराता है। हमको पता है कि अगर बादल और अगर पर्वत एक साथ टकराएगा तो बारिश होगा, जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है। फिर यहाँ से बादल जो हवा है इस ओर मुड़ जाती है, कुछ हवा इधर मुड़ जाती है, जिसके चलते मीकिल पर्वत से टकरा के इधर अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो जाता है। यहाँ टकराने के बाद क्या होता है कि फिर इस डायरेक्शन में गारो से टकराती है, तो इस तरह करके इस जगह पे एक प्रकार से बादल जो है, हवा जो है फंस जाती है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ से अब एक और जगह याद रखना है, मासिनराम जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है भारत में होता है किस जगह पे, मासिनराम। ये कहाँ है, ये आपका मेघालय में। ये क्यों होता है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि यहाँ से जो पवन हवा है इसको निकलने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, उसने दौरान में काफ़ी ज़्यादा ये बारिश कर देती है। उसके बाद क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ बताएं कि ये कुछ हवाएं जो है इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है, इस डायरेक्शन से निकल जाती है, जिसके चलते ये मिकिल पर्वत है आपका अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ बारिश हो जाती है। फिर उसके बाद ये नागो पर्वत है नागालैंड में, यहाँ भी उसी तरह से टकरा के बारिश हो जाता है। फिर इधर मिजो पर्वत है, बाकी इधर आराकाम पर्वत है, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, इंडिया में पढ़ना है।
यहाँ से फिर बारिश जो है दोबारा से हवा जो है इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है। ये कंचनजंगा है, यहाँ पे टकरा के यहाँ बारिश होता है। ये जो गारो पहाड़ है, इस जगह से कुछ हवाएं जो है इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है, जिसके चलते यहाँ बिहार बंगाल में बारिश हो जाता है। हालांकि बिहार में एक भी जो पर्वत नहीं है, ये सोमेश्वर की पर्वत जो है जिसके टकरा के इस वाला इलाका में बारिश करवा देती है। और फिर दोबारा ये पर्वत जो है दिल्ली के रायसीना से टकराती है। इसलिए यहाँ पे एक और जी याद रखना, 2 चरणों में भारत में एकमात्र राज्य जहाँ पे 2 बार वर्षा होती है, मतलब 2 शाखाएं वर्षा होती है, इधर से बंगाल की खाड़ी से और इधर अरब की खाड़ी से। तो 2 चरणों में बारिश जो होता है कहाँ पे, दिल्ली में। अब इस जो आर्द्रता जो इस वायु में जो है वो काफ़ी कम हो गया है, जिसके चलते ये आगे जाके हिमाचल प्रदेश के धौलावीरा पर्वत से टकराता है और इस जगह पे मतलब यहाँ पे धर्मतला है शिमला के सामने, जहाँ पे बारिश करवाता है। उसके बाद फिर से बहुत ही कम वर्षा जो है पंजाब में करवाता है। यानी और एक चीज़ याद रखना है, अंत में जैसे सबसे पहले हम लोग केरल में लिखे हैं, तो भारत में सबसे अंत में वर्षा जो होता है वो पंजाब में होता है। ये क्या आपका नेक्स्ट, इधर बारिश बहुत ही कम होता है क्योंकि यहाँ 3-3 4-4 पहाड़ है, जैसे कि ये पीर पंजाल, ये आपका हो गया जास्कर, ये लद्दाख, ये काराकोरम। तो सबसे कम वर्षा की बात की जाए, सबसे कम वर्षा आपका लेह में होता है, लद्दाख में लेह जगह है वहाँ पे होता है। तो ये 2 चीज़, सबसे कम सबसे ज़्यादा। कम होने का रीज़न है कि हवा जो है अपना उस तेजी पे नहीं जा पाती है, प्लस पहाड़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ही कम वर्षा जम्मू कश्मीर के लेह में होता है। अब हम लोग इसके तहत 80% बारिश के बारे में पढ़ ली कि भारत में ये 15 जुलाई तक पूरे भारत में लगभग 80% वर्षा हो जाती है। अब दोबारा सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है लौटता मानसून बारिश करवाता है, इस चीज़ को सीखना है। तो ये आपका विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो दोबारा जो है आपको पता है जिस प्रकार से टब में पानी को हम लोग निकालते हैं, तो पता है कि सारा पानी जो है जैसे निकालते हैं सब पानी चारों ओर से इधर आ जाता है। तो उसी प्रकार से जब अब टाइम हो गया आपका दिसंबर का टाइम, लौटता मानसून की बात की जाए तो इसमें हम लोग इसको कुछ मिटा देते हैं। हम लोग 80% बारिश देख लिए किस प्रकार से भारत में होता है, और 20% बचा हुआ है। तो इसको फिर से देखेंगे, इसके लिए हमको एक बार फिर से अर्थ का पिक्चर बनाते हैं। जैसे कि ये आपका सिंपली अर्थ है, तो ये इक्वेटर लाइन है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में कि हवा जो है अब विषुवत रेखा में कमी होने लगता है, और इस चीज़ को भरपाई करने के लिए क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध से जो है हवाएं यहाँ पे आती है। तो अब यहाँ से और 20% हो चुका है। अब हम लोग और 17% लौटता मानसून में 17% देखेंगे। लौटता मानसून तो हम लोग अब देखेंगे लौटता मानसून में जो है भारत में 17% वर्षा होता है। किस प्रकार से होता है, तो इसका कंसेप्ट क्लियर है कि जब सूरज सितंबर के समय विषुवत रेखा में रहेगा तो इस जगह पे पानी काफ़ी गर्म हो जाता है, हवा भी यहाँ का जो है ऊपर उड़ जाता है। तो इसको भरपाई करने के लिए उत्तरी गोलार्ध से हवाएं आती है, और ये भरपाई करने के लिए आती है तो क्या होता है कि जो हवा जिस जगह पे था वहाँ से अब वो दोबारा रिटर्न आने लगती है। तो फिर से जो है अरब सागरीय शाखा इस डायरेक्शन से आना स्टार्ट करती है, दोबारा इस तरह लौटते हुए इधर वाली जो अपना ईशान डायरेक्शन में फिर से लौटती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जो गया हुआ था उस डायरेक्शन में अपोजिट ये अरब सागरीय शाखा है, और ये आपका हो गया इधर वाला हो गया बंगाल खाड़ी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो झारखंड के राजमहल पहाड़ जो कि लिख देते हैं इसको मिटा देते, झारखंड में राजमहल पहाड़ जो कि साहिबगंज जिले में है, तो उस जगह पे क्या होता है लौटता मानसून इस जगह पे टकराता है इस प्रकार से।
तो ये जो इस तरह से आ रहा है तो यहाँ पे टकरा के इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये उड़ीसा की, बंगाल की ओर होते हुए उड़ीसा की ओर आने लगता है, जिसके चलते क्या होता है, तो यहाँ पे एक आपको याद रखना है कि लौटता मानसून का क्या क्या जिक्र हो सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। लौटता मानसून के लिए क्या क्या जिक्र हो सकता है, पहला कि ये राजमहल की पहाड़ी से टकराता है और इसका डायरेक्शन यहीं से चेंज हो जाता है। राजमहल की पहाड़ी जो है साहिबगंज जिला में है, झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से गंगा नदी पार होती है, ये बहती है। सेकंड क्वेश्चन, इस महल से टकराने के चलते इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये उड़ीसा में तूफान लेके आती है, यानी चक्रवात इस समय लौटता मानसून में उड़ीसा में क्या होता है, तूफान आ जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश में तूफान प्लस चक्रवात दोनों लाती है। कारण यह है कि यहाँ पे उस समय यहाँ पे जो है, यहाँ के बादलों में बारिश, मतलब बादल जो है पानी वाला बादल नहीं होता है, जिसके चलते काफ़ी कम मात्रा में बारिश होता है और फाइनली यहाँ पे तमिलनाडु में भारी बारिश कर देती है। तो लौटता मानसून में भारी बारिश कहाँ होता है, तमिलनाडु में। ये आपका जिक्र याद रहना चाहिए। अब अगला 3% बारिश की बात करें, ये इसका डायरेक्शन, इसका दिशा लिख लेते हैं। इसका दिशा आपका इस डायरेक्शन से होगा, उसमें उल्टा था, इसमें दिशा उल्टा होगा। इसका दिशा इस तरह से है, इसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। अब और 3%, क्योंकि 80 और 17 97 हो गया, और 3% मानसून देखते हैं। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग इस डायरेक्शन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये जिक्के लौटता मानसून राजमहल की पहाड़ी से टकराता है और उड़ीसा की ओर मुड़ जाता है, जहाँ चक्रवात लाता है। आंध्र प्रदेश में तूफान और पानी लाता है, जबकि तमिलनाडु में भारी वर्षा होता है। ये ठंडा के समय बारिश, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ये लगभग नवंबर दिसंबर में यहाँ बारिश होता है। तो ठंडे के दिन में तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे आके ये अन्नामलाई कार्डेमम की पहाड़ी से टकराता है और इस बार इधर ज़्यादा बारिश होता है, जबकि इधर कम होता है, क्योंकि नियम जैसे कि है कि पर्वत की जिस डायरेक्शन में टकराएगी पवनाभिमुखी में ज़्यादा बारिश होता है। अब हम लोग और 3% बारिश के बारे में सीखेंगे। ये आपका 3% बारिश जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, इसमें देख लेते हैं। डिस्टर्बेंस, इसको हिंदी में बोलेंगे पश्चिमी विक्षोभ। ये जो है इस मैप के थ्रू से हम लोग इधर देख पाएंगे, इधर भूमध्य सागर ये भारत के वेस्ट डायरेक्शन है, जहाँ से इस तरह इसको देखें, इधर मैप बनाते हैं तो समझ पाएंगे। लौटता मानसून 17% और इसके चलते 3%। तो यहाँ से हम लोग एक बार फिर से मैप देखेंगे। तो इस डायरेक्शन में जो है भूमध्य सागर में क्या होता है, इधर से जो है एक जेट स्ट्रीम हवा आता है, जो यहाँ जो वाष्प ऊपर की ओर मतलब उड़ रहा है, उसको क्या करता है, इस डायरेक्शन से उड़ा के इस डायरेक्शन में ले आता है। तो फिर क्या होता है, हमको पता है कि यहाँ पे हिंदकुश पर्वत से आके टकराती है, जिसके चलते क्या होता है कि भारी बारिश अफगानिस्तान में हो जाता है, जबकि बहुत ही कम वर्षा भारत की ओर आ जाता है। जिसमें से इसमें मुख्य जो रूप से पंजाब वाला इलाका में ये पानी काफ़ी मददगार साबित हो जाता है, क्योंकि ये रबी फसल जो है, रबी फसल में गेहूँ आता है और गेहूँ इस समय पंजाब में उगाया जाता है, जिसके चलते ये बारिश काफ़ी कम आ जाता है, जिसके चलते यहाँ पे पंजाब हरियाणा में इसको टॉनिक, इस वर्षा को टॉनिक का नाम दिया गया है। ये पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होता है, विक्षोभ से जो वर्षा होता है उसको हम टॉनिक कहते हैं। हरियाणा और पंजाब और हरियाणा में इस वर्षा को टॉनिक कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा
बेनिफिशियल होते हैं। कम मात्रा तो गिरती है लेकिन असर इसका काफ़ी ज़्यादा फसलों पे पड़ता है। दूसरा राजस्थान, अब देखिए राजस्थान में ये अरावली पर्वत, अब इसका परपेंडिकुलर सॉरी अब ये जो है पैरेलल नहीं होगा बल्कि इस जगह पे बारिश होता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान में जो है बारिश होता है और राजस्थान वाले जो है इस बारिश को मावट कहते हैं, मावट। तो इस प्रकार से 3% बारिश, और ये बारिश जो है इस तरह पंजाब हरियाणा दिल्ली होते हुए बंगाल तक पहुँचते पहुँचते समाप्त हो जाता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको मानसून चैप्टर समझ में आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू से। थैंक यू, जय हिंद।